बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। तो आप कैलकुलेटर वगैरह निकाल लें अपने। तो जी बेटा 10.1 न्यूमेरिकल, एक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एक कन्वर्जिंग लेंस है यानी कन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। उसकी फोकल लेंथ कितनी है जी 5.0 सेंटीमीटर, जिसको हम 5 भी लिख सकते हैं। इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब बच्चे आप इसको अंडरलाइन कर लें, मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब है सिंपल माइक्रोस्कोप। याद रखेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप को ही मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। तो अब इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला लगेगा। बच्चे कहते सर लिखा नहीं हुआ, तो ये देख लें, सिंपल माइक्रोस्कोप इज आल्सो कॉल्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर मैं रफली डायग्राम ड्रा करूं ताकि मैं थोड़ा सा आपको समझा सकूं, आपको याद होगा उसमें एक ही कन्वेक्स लेंस लेते थे हम। ये एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का ये सेंटर है, राइट पे भी प्रिंसिपल फोकस बनता है और लेफ्ट पे भी। और आपको पता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते थे, ये लेंस के सेंटर को ओ से। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्ट को रखते थे लेंस के सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान। लेंस के सेंटर और प्रिंसिपल फोकस का दरमियानी फासला फोकल लेंथ कहलाता है। तो आई होप कि आपने लेक्चर सुने हुए हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है फोकल लेंथ के अंदर, तो ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट पे है, उसकी इमेज भी लेफ्ट पे बनती है, आपको याद होगा। ठीक हो गया। तो ऑब्जेक्ट को ओ से, इमेज को आई से। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चे। तो ये हम बनाते थे, आपको याद होगा, ये इसकी वर्चुअल इमेज बनती है। और आपको पता है ना, अगर ऑब्जेक्ट लेंस की ये राइट साइड है, ये लेफ्ट है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे पड़ा हो तो उसके डिस्टेंस को हम पी से जाहिर करते हैं और वो पॉजिटिव होता है। और अगर इमेज लेफ्ट पे बने, लेंस की राइट साइड, ये लेंस की लेफ्ट साइड है, और लेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है। लेंस की राइट साइड पे रियल इमेज है, लेफ्ट साइड पे वर्चुअल है, और इमेज के डिस्टेंस को क्यू से, और अगर वर्चुअल इमेज हो तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। यानी कि पी का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्यू का मतलब है इमेज। तो ये बातें बतानी जरूरी थी ताकि आपके न्यूमेरिकल की सही ग्रिप हो। तो जनाब, इफ द नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर, बच्चे आपको पता है ना नियर पॉइंट को हम डी से जाहिर करते हैं जो कि 25 सेंटीमीटर है, एंड द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू आई, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम पी से जाहिर करते हैं, पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालनी है। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। ठीक हो गया। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। अब बच्चे दो मैग्निफिकेशन हमने निकालनी है, तो एक हमने सिंपल मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो तीसरा पार्ट मैं इसका लगा देता हूँ हेडिंग में। तीसरे पार्ट में कहता है कि मैग्निफिकेशन तब निकालें जब इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे। तो मैं एम के साथ इन्फिनिटी लिख देता हूँ। तो बच्चे आपको पता है ना लेंस के फार्मूला को किससे जाहिर करते हैं, तो मैं सोल्यूशन को इधर नीचे लिख देता हूँ। गिवन डेटा टू फाइंड और सोल्यूशन, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ऐसी है ना, दिस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। p निकालना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1/p, इसको एक साइड पे कर लें, ये प्लस 1/q इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/f माइनस 1/q। तो 1/p फोकल लेंथ कितनी है जी, ये दी हुई है 5, माइनस 1/q कितना है। अब q, अब आप कहेंगे सर q तो दिया नहीं हुआ, q है इमेज का डिस्टेंस, और सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है ना, ये जो q है ये वर्चुअल इमेज बनती है और ये नियर पॉइंट के ऊपर बनती है। यानी कि इधर मैं लिख देता हूं गिवन डेटा में q इज इक्वल टू d। अब बच्चे बताएं q क्या है, नेगेटिव, तो q इधर आएगा -25। ये तो जो करें जरा इसको गौर से देखें, ये तो फार्मूले वाला नेगेटिव है ना, q आ गया -25। अब बच्चा कहता सर इधर तो प्लस है। बच्चे माइनस हमने इस वजह से लिखा बिकॉज इमेज वर्चुअल इमेज है, और सिंपल माइक्रोस्कोप में क्यू नेगेटिव ही होता है।
ठीक है, अगर आप ये समझना चाहते हैं ना पी पॉजिटिव नेगेटिव कब है, इसको मैंने थोड़ा सा तो बताया है, लेकिन इसकी डिटेल हमने एक अलग लेक्चर बच्चे मैंने आपको दिया था जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज को पढ़ा हुआ है, तो आप वो लेक्चर ज़रूर सुने। तो 1/p इज इक्वल टू 1/5 माइनस माइनस प्लस 1/25, तो एलसीएम क्या आ जाएगा जी, 1/p 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 एलसीएम आ गया, तो 5 इज 25, 5 + 1, 25 से 25 कैंसिल ना, तो 5 + 1 आ गया, 1/p इज इक्वल टू 6/25। p निकालना है हमने, 1/p नहीं निकालना, p। तो जब p निकालना है इसको उलट कर देंगे तो ये भी फ्लिप हो जाएगी, उलट हो जाएगी, दोनों साइडों को उल्टा देना, तो 6/25 को 25/6, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4.16 समथिंग आएगा, जिसको आप 4.2 भी लिख सकते हैं। तो 4.2 सेंटीमीटर बच्चे ये आंसर आ जाएगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का, 4.2 सेंटीमीटर। तो ये देख लें हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन की, बस इधर ध्यान करना है। असल फार्मूला ये है, पी निकालने के लिए इसको एक साइड पे करेंगे, ये आ जाएगा, क्यू की वैल्यू -25 है क्योंकि इमेज वर्चुअल है, सिंपल माइक्रोस्कोप में होता ही ऐसे है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा पार्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आता है आपको, 1 + d/f। तो m इज इक्वल टू 1 + d कितना जी, d है 25, फोकल लेंथ कितनी है 5। अच्छा, इधर बच्चे ना अक्सर क्लास में सवाल करते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये d की वैल्यू, जब आपने कहा था q इज इक्वल टू d 25 है ना, तो जब आपने q की वैल्यू पुट की तो माइनस है, तो ये मैग्नीफिकेशन में फिर d की जगह पे माइनस क्यों नहीं पुट करवाया। बच्चे इसका आंसर सुन लें, लेंस फार्मूला में तो प्लस माइनस का जिक्र है, माइनस साइन, ये प्लस माइनस हमें सिर्फ ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे है, राइट लेफ्ट पे। मैग्नीफिकेशन के अंदर आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे, ये बात आप जहन में बिठा लें, मैग्नीफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 1 + 5 इज 25, तो m इज इक्वल टू 6, 5 + 1 6। और आपको पता है ना बच्चे, मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा, तीसरा पॉइंट, ये तो होगा ना सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला 1 + d/f। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता आप मैग्नीफिकेशन निकालें जब इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे। अब बच्चे जरा गौर से सुनिएगा, इमेज इन्फिनिटी पे, ये वाला इमेज इन्फिनिटी पे तब बनेगा जब ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आ जाए। यानी कि तवज्जो करें, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां पे रख दूं ना प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, तो मेरा जो इमेज बनेगा वो फिर इन्फिनिटी पे बनेगा। इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, कब, जब ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हो, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। तो ये जो 1+ लिखते हैं ना, ये तब आता है जब वो फोकस से भी आगे चला जाता है। तो इधर मैं लिखूंगा m इज इक्वल टू q/p। अब जरा देखें, इधर दो चीजें हैं, q की जगह पे मैं लिखूंगा d, मैग्नीफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो m इज इक्वल टू q की जगह पे क्या आ गया d। अब जरा सुनिएगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट कहां पे रखूं, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, यहां पे, तो अब देखें लेंस के सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का दरमियानी फासला फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही होगा जितनी फोकल लेंथ होगी, तो p इज इक्वल टू f। बात समझ आई। तो मैंने क्या कहा, मैं इधर लिखूंगा q की जगह पे d और p की जगह पे f। q की जगह पे d आ गया नियर पॉइंट, p की जगह पे f आ गया। अब p की जगह पे f कैसे है पता चला आपको, p कहते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही है जितनी इसकी फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ कितनी है 5। तो m इज इक्वल टू d कितना है 25, फोकल लेंथ कितनी है 5, m इज इक्वल टू 5। बस आपने ये याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे पड़ा होगा तब इमेज इन्फिनिटी भी बनेगी, और जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे होगा उसका डिस्टेंस उतना ही होगा जितनी फोकल लेंथ होगी। तो ये तीनों पार्ट सोल्व हो गए, पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा दूसरा न्यूमेरिकल देखें जी, ए टेलीस्कोप। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमने पढ़ा हुआ है ये टॉपिक। टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज़ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को f से
अब ये ऑब्जेक्टिव लेंथ है ना, तो एफ के साथ आप लिख देंगे ओ। तो टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंथ है ना, उसकी फोकल लेंथ है 96 सेंटीमीटर एंड डायामीटर, और डी के साथ भी ओ लिखेंगे। अब इधर ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस, और डायामीटर कितना जी 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड मिनिमम डायामीटर ऑफ सिंपल आई पीस लेंस, यानी कि फोकल लेंथ को एफ से, डायामीटर को डी से। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और डायामीटर उसने दिया है, और आई पीस की फोकल लेंथ भी कहता है निकालो, और आई पीस लेंस का डायामीटर भी निकालो। यानी कि दो चीज़ें वो दे रहा है, दो वो पूछ रहा है। और भी देख लेते हैं क्या क्यों दिया हुआ है। आई पीस लेंस फॉर द यूज विद टेलीस्कोप इफ द लीनियर मैग्निफिकेशन इज रिक्वायर्ड। लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी है जी, m इजिकल टू 24, और मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता। एंड ऑल लाइट ट्रांसमिटेड बाय द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द डिस्टेंट पॉइंट, डिस्टेंट कहते हैं दूर। आपको पता है टेलीस्कोप अगर आपने पढ़ा हुआ है तो लाइट आती है इन्फिनिटी से, ऑन द टेलीस्कोप एक्सिस टू फॉल ऑन द आई पीस। तो जी बेटा टेलीस्कोप के अंदर आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, गिवन डेटा टू फाइंड और सोल्यूशन। बहुत सिंपल है। पहला पार्ट तो m इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई, ये टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। लेक्चर सारे अपलोड हैं चैप्टर 10 के, तो अगर आपने लेक्चर ही ना सुने पहले लेक्चर समझे। एफ ओ कितना है 96, एफ ई हमने निकालना है। मैग्निफिकेशन दी हुई है, मैग्निफिकेशन कितनी है 24, मैग्निफिकेशन 24 है। एफ ओ 96 है, एफ ई हमने फाइंड आउट करना है। एफ ई को बाहर ले आए, 96 ओवर 24, तो 96 ओवर 24 आप करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और आपको पता है ना टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और आईपीस लेंस की फोकल लेंथ कम होती है, और ये सही है बिल्कुल। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा देखें जी बच्चे, दूसरे में क्या कहते हैं, डायामीटर निकालना है। बच्चे एक बात ना आप नोट करेंगे, फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर। अगर फोकल लेंथ का फार्मूला ना एफ ओ ओवर एफ ई ऐसी है ना, फोकल लेंथ और डायामीटर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। बात समझ आई। अगर एफ ओ ओवर एफ ई है तो डी ओ ओवर डी ई आएगा, यानी कि फोकल लेंथ की रेशो और डायमीटर की रेशो बराबर होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एफ ओ ओवर एफ ई है ना तो डी ओ ओवर डी ई आ जाएगा। तो निकालना क्या है, डी ई, तो डी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एफ ओ डी ई इज इक्वल टू एफ ई डी ओ। तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिए, ठीक है। डी ई निकालना है, डी ई को एक साइड पे रहने दें, एफ ई डी ओ ओवर एफ ओ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। डी ई एफ ई कितना आया ये हमारे पास 4, डी ओ कितना है 12, एफ ओ कितना है 96। तो डी ई इज इक्वल टू 4 2 8, 4 1 इज 4, तो कितना आ जाएगा बच्चे 48 डिवाइडेड बाय 96। तो ये बेटा आता है हमारे पास 0.5। तो डी ई कितना आता है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। आई पीस का डायामीटर आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर और आई पीस की फोकल लेंथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। आप इसको पॉज करके नोट करेंगे। तो जी बेटा थर्ड न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। ए टेलीस्कोप इज मेड ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ। टेलीस्कोप की ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और आई पीस की फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। एंगुलर मैग्निफिकेशन आपने निकालनी है, तो सिंपल फार्मूला सामने लिखा हुआ है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल टू एफ ओवर एफ ई, तो m इज इक्वल टू 20 ओवर 5, तो ये क्या आ जाएगा 4। तो ये आप पॉज करके नोट कर लेंगे। तो जी बेटा 4 न्यूमेरिकल देखें जी। ए सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। बच्चे अगर आपने टेलीस्कोप पढ़ा ना, अब ये देख लें दूसरा तीसरा और चौथा, इन तीनों न्यूमेरिकल का ताल्लुक टेलीस्कोप से है। एक और आगे आएगा 8वां न्यूमेरिकल। तो दूसरा तीसरा चौथा और 8वां
ये टेलीस्कोप से रिलेटेड है, टेलीस्कोप के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं जब ऑब्जेक्टिव और आई पीस का फोकल लेंथ एक ही पॉइंट पे हो। मिसाल के तौर पर मैं रफली डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे पास, आपको याद है, ये हमारे पास था ऑब्जेक्टिव लेंस, टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस। रेज कहाँ से आती थी? इन्फिनिटी से, आपको याद होगा। एक लाइन सेंटर से पास करती है। मैं रफली स्केच कर रहा हूँ क्योंकि हम डिटेल में बड़ा साफ साफ करके पहले पढ़ चुके हैं। तो ये है जनाब ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है? इन्फिनिटी पे। लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला पी से, और ये जहाँ पे इमेज बनती है आपको याद होगा। अब ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, लेंस से लेके इमेज तक का फासला क्यू से। अब ये जो इमेज है ना, ये आई पीस लेंस के लिए, ये इमेज जो आई पीस लेंस के लिए, दिस इज आई पीस लेंस। ये जो इमेज है आई पीस लेंस के लिए क्या काम करती है? एज ए ऑब्जेक्ट का। अब आई पीस लेंस के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, तो आई पीस लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला पी प्राइम। समझ आ रहा है ना? देखें ना, पहले इसको देखें, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है, इसका काम खत्म हो गया है। अब आई पीस लेंस इस इमेज को ऑब्जेक्ट समझेगा, तो ऑब्जेक्ट को पी प्राइम, पहले को पी या पी प्राइम। और आपको पता है ना, टेलीस्कोप के अंदर फाइनल इमेज कहाँ पे बनती है? फाइनल इमेज तो इन्फिनिटी पे बनती है। तो वो जो फाइनल इमेज है ना, उसको हम क्यू प्राइम से जाहिर करेंगे। तो जरा देखें आप कहता क्या है। ए सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट विच हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है? एफ ओ 100 सेंटीमीटर। एंड आई पीस की फोकल लेंथ कितनी है जी? 5 सेंटीमीटर। वेयर इज द फाइनल इमेज? फाइनल इमेज कहाँ पे बनती है? इन्फिनिटी पे। पता तो है, लेकिन आपने प्रूव भी तो करना है ना। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ऑब्जेक्टिव लेंस का काम खत्म हो गया। अब ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, फाइनल इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। तो फाइनल इमेज को हम क्यू प्राइम से जाहिर करते हैं, क्यू प्राइम निकालना है। और क्या कहता है? वेयर इज द फाइनल इमेज? कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन। और एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालनी है, m इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला बच्चे आपने पढ़ा हुआ, गिवन डेटा टू फाइंड और सोल्यूशन 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, लेंस फार्मूला। अब मुझे आप बताएं, ये हमारी आई है ना, इधर फाइनल इमेज किस लेंस से आप देखते हैं? फाइनल इमेज आई पीस लेंस से हम देखते हैं। तो इसीलिए फार्मूले में फोकल लेंथ के साथ हम आई पीस की फोकल लेंथ यूज करेंगे। क्यू प्राइम निकालना है। अगर ये क्यू प्राइम है तो ये पी प्राइम है। तो क्यू प्राइम को एक साइड पे कर लें, 1/q प्राइम 1/f e, और ये वाली प्लस वाली टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी 1/p प्राइम। सिर्फ इस चीज़ को एक साइड पे रहने दिया ना, ये इधर आके माइनस होगी, साथ में रीअरेंज भी कर दिया 1/q प्राइम 1/, हाँ जी, एफ ई कितना है? एफ ई है 5 माइनस पी प्राइम क्या है? ज़रा तवज्जो करें, ये पी प्राइम है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसका डिस्टेंस कितना है? ज़रा तवज्जो करेंगे। लेंस के सेंटर से लेके ये जो प्रिंसिपल फोकस है ना, ऑब्जेक्टिव का प्रिंसिपल फोकस भी यही वाला पॉइंट है और आई पीस का भी यही है। लेंस के सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का दरमियानी फासला फोकल लेंथ। अब ये किसकी फोकल लेंथ होगी? आई पीस की। तो पी प्राइम उतना ही होगा जितना आई पीस की फोकल लेंथ होगी। पी प्राइम उतना ही होगा जितना आई पीस की फोकल लेंथ होगी। तो आई पीस की फोकल लेंथ कितनी है? 5। तो इधर मैं 5 लिख देता हूं, इधर मैं हवाला दे देता हूं, पी प्राइम इज इक्वल टू एफ ई, यानी कि पी प्राइम फासला उतना ही होगा जितना आई पीस की फोकल लेंथ होगी। तो बच्चे ये प्लस 1/5 माइनस 1/5 कैंसल, तो क्या आ गया जी? 1/q प्राइम 0 आ जाएगा। समझ आई? यानी कि ये प्लस 1/5 माइनस 1/5 कैंसिल हो गया ना, तो ये 0 आ गया। q प्राइम निकालना है, q प्राइम बाहर ले जाएं, 0 नीचे ले आए। किसी भी चीज़ को 0 से तकसीम करें तो आंसर इन्फिनिटी आता है। और ये हमें वैसे भी तो पता है ना कि टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है, तो ये हमने प्रूव भी कर लिया है।
बस ये आपने ख्याल करना है, पी प्राइम उतना ही होगा जितना आई पीस की फोकल लेंथ होगी, ठीक है। और ये लेंस फार्मूला तो आपको पता है, आई पीस की फोकल लेंथ क्यों यूज की है, क्योंकि फाइनल इमेज देखते ही हम आई पीस से हैं, मैग्निफिकेशन निकालनी है। दूसरा पार्ट सिंपल है, m इजिकल टू एफ ओ ओवर एफ ई। एफ ओ कितना है जी 100, एफ ई कितना 5, तो 100 ओवर 5 20। मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता। दूसरा तो बहुत सिंपल है, पॉज करके नोट करें। तो जी बेटा अभी 10.4 के बाद हम 10.8 करेंगे। उसकी वजह पता है क्या है, क्योंकि दूसरा, तीसरा और चौथा और उसके बाद फिर 8वां न्यूमेरिकल ये टेलीस्कोप से ही है। तो मैंने सोचा डायग्राम बनी हुई है तो इसी से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो 8वां न्यूमेरिकल देखें जी, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग मैग्नीफाइंग पावर, हाँ जी कितनी है जी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर 5 है। कंसिस्ट ऑफ 2 थिन लेंसेज, 2 लेंसेज हैं 24 सेंटीमीटर ए पार्ट, एल इजिकल टू 24 सेंटीमीटर ए पार्ट का मतलब है अलग अलग। बच्चे नोट करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस से लेके आई पीस लेंस तक का दरमियानी फासला इसको हम एल से जाहिर करते हैं, यानी कि दोनों लेंसों का दरमियानी फासला एल से जाहिर करते हैं। द एल इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। लेंसेज मतलब दोनों की, कि ऑब्जेक्टिव की भी फोकल लेंथ निकालें, लेंस नहीं कहा उसने, लेंसेज का है, और आई पीस की भी फोकल लेंथ निकालें, एफ ओ ओवर एफ ई। हाँ जी, मैग्निफिकेशन का फार्मूला तो आपने पढ़ा है, एम इजिकल टू एफ ओ ओवर एफ ई। एम कितने 5, एफ ओ ओवर एफ ई, एफ ओ निकाल लें, एफ ई डिवाइड रहा उधर जाके मल्टीप्लाई 5 एफ ई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एफ ओ तो तब आएगा ना जब एफ ई आएगा, लेकिन एफ ई भी नहीं है। अब बच्चे अगर आपने टेलीस्कोप का फार्मूला पढ़ा है, टेलीस्कोप का टॉपिक पढ़ा है, तो एक फार्मूला तो आपको ये वाला याद है, दूसरा आपको याद होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट। लेंस के सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का दरमियानी फासला, फोकल लेंथ, दिस इज एफ ओ। तो ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को और आई पीस लेंस की फोकल लेंथ को जमा करूं, यानी कि इन दोनों की अगर मैं फोकल लेंथ को ऐड करूं ना, तो ये उतना ही आता है जितना दोनों लेंसों का दरमियानी फासला। देखे ना, एल, एल किसके इक्वल है, इधर देख ले, एफ ओ प्लस एफ ई। तो इसको हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी कहते हैं। तो एल कितना बचे 24, एफ ओ ये देखें, एफ ओ हमने निकाला वैल्यू, एफ ओ किसके इक्वल है 5 एफ ई। तो मैं एफ ओ की जगह पे क्या लिखूंगा 5 एफ ई प्लस एफ ई, ताकि ये पूरी टर्म एफ ई की शक्ल में आ जाए। 5 एफ ई प्लस एफ ई 6 एफ ई, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 4 24। तो आई पीस लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी जनाब 4 सेंटीमीटर। बस आपने एक ये वाला फार्मूला एफ ओ ओवर एफ ई, एक एफ ओ प्लस एफ ई, ये एल के इक्वल है। जब डिवाइड करेंगे तो एम के इक्वल है, जब जमा करेंगे तो एल के इक्वल है, ठीक होगा। अब एफ ई आ गया ना, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा दे। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, एफ ओ इज इक्वल टू 5 एफ ई, एफ ओ एफ ई कितना है 4, 5 4 इज 20 सेंटीमीटर। तो टेलीस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ आई 20 सेंटीमीटर, जो आई पीस लेंस है उसकी फोकल लेंथ आई 4 सेंटीमीटर। और ऐसा ही तो होता है, टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, आई पीस की कम होती है। पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा 10.5 देखें जी, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एट 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ थिन कन्वेक्स लेंस। ज़रा ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है, तो मैं इसकी रफली डायग्राम ड्रा करता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये आ गया जी ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला इसको हम किससे जाहिर करते हैं, पी से। आपको याद है ना, लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला पी से। अब वो ये दे रहा है, ज़रा साथ साथ हम लिखते भी जाते हैं गिवन डेटा। कहता है जी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसको हमने रखा हुआ है
एट 3.6 सेंटीमीटर, यानी कि ये P दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर। किसकी फोकल लेंथ? ये कौन सा लेंस है? ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव। तो फिर ये फोकल लेंथ भी तो ऑब्जेक्टिव की है ना, FO। तो फोकल लेंथ कितनी दी हुई है जी? 3 सेंटीमीटर। ए सेकेंड थिन कन्वेक्स लेंस, एक और कन्वेक्स लेंस है, और वो जाहिर बात कौन सा होगा? आई पीस। ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है, रफली बना रहा हूँ क्योंकि डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये इमेज है, लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला P से, लेंस से लेके इमेज तक का फासला Q से। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम खत्म हो गया, अब कौन सा लेंस आता है? आई पीस लेंस। तो ये कौन सा लेंस है? दिस इज आई पीस। अब आई पीस लेंस इस ऑब्जेक्ट को एक इमेज, इस इमेज को एक ऑब्जेक्ट समझेगा। तो लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला दिस इज कॉल्ड P प्राइम। और आपको पता है ना, सेंटर में से लाइट पास करती है, फिर ये दोनों लाइनें जहाँ पे मिलती हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वर्चुअल इमेज बनता है, ये वाला। दिस इज कॉल्ड Q प्राइम, फाइनल इमेज। ये आपकी आई है, तो आंख के करीब जो लेंस होता है उसको आई पीस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला P, ये उसकी इमेज बन गई Q, PQ। एक लेंस का काम खत्म हो गया। आई पीस लेंस इस इमेज को ऑब्जेक्ट मानेगा, इसको मैंने P प्राइम कह दिया। जो फाइनल इमेज बनती है उसको मैं Q प्राइम कह देता हूं। अब जरा तवज्जो करें, क्या कहता है? कहता है जी आई पीस लेंस की जो फोकल लेंथ है सेकंड, उसकी 16 सेंटीमीटर है, तो FE आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड कोएक्सियल विद द फर्स्ट, कोएक्सियल का मतलब है एक ही एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है पहले लेंस के साथ, एंड 26 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन द साइड वे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। 26 सेंटीमीटर का मतलब आई पीस लेंस से लेके ऑब्जेक्टिव लेंस तक का फासला L से, ये L की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। ये 24 है, ये 26 है, सॉरी 24 नहीं है, ये 26 है। ठीक हो गया? तो बच्चे आप नोट करेंगे L इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज प्रोड्यूस बाय द टू लेंसेज। जी, फाइनल इमेज हमने निकालनी है। फाइनल इमेज को किससे ज़ाहिर करते हैं? देखिए, ये ऑब्जेक्ट को P से, इमेज को Q से, फिर इस ऑब्जेक्ट को P प्राइम, फाइनल इमेज को Q प्राइम से। तो बुक वाला असल में ये कहना चाह रहा है कि Q प्राइम की वैल्यू निकालें। लेंस फार्मूला आता है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। Q प्राइम निकालना है, इधर मैं प्राइम डाल देता हूँ, बात समझ रहे? अगर इधर Q प्राइम है तो फिर इधर P प्राइम आएगा। फाइनल इमेज हम किससे देखते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, फाइनल इमेज तो आई पीस से, आंख से देखते हैं ना, तो फोकल लेंथ भी आई पीस की यूज होगी। Q प्राइम निकालना है, इसको एक साइड पे कर लें, 1/Q प्राइम 1/FE। Q प्राइम निकालना है ना, ये प्लस वाली टर्म इधर आके माइनस की, 1/P प्राइम। Q प्राइम निकालने के लिए FE है आपके पास? बिल्कुल है, 16 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास डायग्राम में देखें P प्राइम तो है ही नहीं। P है P, ये वाला, लेकिन ये P प्राइम नहीं है। तो बच्चे इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। तो मैं लिखता हूं जनाब, वी फाइंड P प्राइम। मुझे तो P प्राइम चाहिए, क्योंकि P प्राइम आएगा, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा। P प्राइम कैसे आएगा? जरा तवज्जो करें, ये देखें, दोनों लेंसों का दरमियानी फासला किससे? L से। L किसके इक्वल है? ये देखें जरा, मेरे दोनों हाथों की तरफ देखें, L किसके इक्वल है? Q प्लस P प्राइम, Q प्लस P प्राइम। ऑब्जेक्टिव लेंस, इमेज, और फिर ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का P प्राइम। अब P प्राइम निकालना था, P प्राइम निकाल लें, प्लस Q उधर आके माइनस Q, L माइनस Q। L है आपके पास 26, Q नहीं है, तो अब फिर मसला बन गया। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूं, तो मैं लिखता हूं वी फाइंड Q। यानी कि मैंने फार्मूला लगाया, तो फार्मूला लगाने के बाद मुझे पता चला भाई मेरे पास P प्राइम नहीं है।
मैंने पी प्राइम के लिए इक्वेशन लगाई, L इज इक्वल टू क्यू प्लस पी प्राइम। तो पता चला पी प्राइम तो आपके पास तब आएगा ना जब आपके पास L और Q होगा। L तो है, Q नहीं है। अब Q किससे नज़र आ रहा है? ये Q नज़र आ रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो फिर 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। Q निकालना है तो इधर FO लिखूंगा, क्योंकि ये जो Q वाली इमेज है ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से नज़र आ रही है। तो अब मेरा ख्याल मसला हल हो गया है। तो ज़रा लिखते हैं जी, इसको मैं इधर कर लेता हूँ सिंप्लीफाई। 1/FO, ये वाली प्लस वाली उधर जाके माइनस वाली 1/p। तो क्या आ जाएगा 1/q। 1/FO कितना है? FO 3 सेंटीमीटर, तो 1/3 आ जाएगा। माइनस P कितना है? 3.6, तो 1/3.6। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं, या तो आप एलसीएम ले लें, या इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करें, 1/3 को डिवाइड करें 1/3। तो बच्चे ये 1/3 आपके पास आ जाएगा 0.33। ठीक है, 4 डिजिट तक लिख लेते हैं चले। माइनस 1/3.6। मैंने कहा आपको दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इजी है एलसीएम लेने का। 1/3.6 तो ये आता है जनाब 0.2778। इसको डिवाइड करने से ये आया है, इसको डिवाइड करने से ये आया है। माइनस कर दें, मैंने 4 डिजिट तक लिया, आगे चलता जा रहा है। 0.33 माइनस 0.2778। तो बच्चे ये आपके पास आया है 0.0555। ये जो माइनस करके आया है नीचे आ जाएगा 1/0.0555। क्यूब बाहर चला जाएगा, डिवाइड कर दे 1 डिवाइडेड बाय 0.0555। तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा 18.01। तो इसको हम 18 ही ले लेते हैं, 18 सेंटीमीटर। तो ये Q की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, हमने Q तो नहीं निकालना, Q की वैल्यू किस में पुट करवाएंगे? इक्वेशन 2 में। तो क्या आ जाएगा P प्राइम की वैल्यू पुट करवाएंगे इक्वेशन 1 में, तो Q प्राइम आ जाएगा, और यही हमने फाइंड करना है। तो आइए ज़रा फिर इक्वेशन 2 में पुट करवाते हैं। सो इक्वेशन 2 तो जी बच्चे आपके सामने लिखी हुई, ये कहाँ से आई है? P प्राइम इज इक्वल टू L माइनस Q। L कितना है? L कितना जी? 26। L है 26 माइनस Q कितना आया? 18। तो ये कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। 26 माइनस 18 8 सेंटीमीटर। तो ये देखा, आपको P प्राइम निकालने के लिए सारी जद्दोजहद हमने की थी। तो अब P प्राइम निकल आया। अब इक्वेशन 1 लगाएं तो आंसर आ जाएगा। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 तो बच्चे क्या आ जाएगा? 1/Q प्राइम इज इक्वल टू 1/FE। तो FE है बच्चे हमारे पास 16 माइनस 1/P प्राइम कितना आया? P प्राइम आया हमारे पास 8। P प्राइम कितना है? 8। तो इसको भी ऐसे ही चले, एलसीएम लेने के बजाय फिर डिवाइड ही कर लेते हैं हम। 1/16 करेंगे तो आपके पास ये थोड़ा सा आसान भी है एलसीएम लेने का। 1/16 आता है 0.0625 माइनस 1/8 आता है बच्चे आपके पास, 1/8 आता है आपके पास 0.125। इसको माइनस कर दें 0.0625 माइनस 0.125। तो ये आता है 1/Q प्राइम माइनस 0.0625। मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 1/-0.0625 इज इक्वल टू Q प्राइम। Q प्राइम इधर आ गया, ये नीचे आ गया। माइनस का साइन अब आप समझ आइए आपको क्यों आया है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो इसको डिवाइड करने से आया ना 16।
तो -16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यू प्राइम, इसको रीअरेंज कर लें जी, क्यू प्राइम इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज आपकी 16 सेंटीमीटर दूर जाके बनेगी, ये वाला। माइनस का साइन ये शो करता है कि आपकी जो इमेज है ये वर्चुअल है। माइनस का साइन क्या शो करता है कि इमेज वर्चुअल है आपकी। तो ये है जनाब न्यूमेरिकल, पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा 6 न्यूमेरिकल देखें, डायग्राम यही वाली चल जाएगी क्योंकि 5वां और छठा ये दोनों कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है और डायग्राम आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए पी क्यू, पी प्राइम क्यू प्राइम, ठीक है ना जनाब। 10.6 कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ अ लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ। कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर और एक की है 3। तो हमें पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की कम होती है, आईपीस की ज़्यादा होती है। एक FO है, एक FE है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, हाँ जी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला P। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को P से ज़ाहिर करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ 1.2 सेंटीमीटर, ये वाला फासला 1.2। इफ़ अ वर्चुअल इमेज, बच्चे तवज्जो करें, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, और ये फाइनल इमेज ही वर्चुअल है। ये देखें ना, ये ऑब्जेक्ट, ये उसकी इमेज, ये तो रियल इमेज है। इसका मतलब वो क्यू की बात नहीं कर रहा, वो क्यू प्राइम की कर रहा है। वर्चुअल तो क्यू प्राइम ही है ना, और माइनस लाजमी डालेंगे। अगर रियल इमेज होती तो प्लस आता, वर्चुअल है तो माइनस आ रहा है। क्यू प्राइम वर्चुअल है, क्यू वाली तो रियल है, तो वो क्यू प्राइम की बात कर रहा है इधर, फाइनल इमेज की। इफ द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एज 25 सेंटीमीटर, तो क्यू प्राइम इज इक्वल टू -25। माइनस का साइन ये बताता है कि इमेज वर्चुअल है। फ्रॉम द आई कैलकुलेट द सेपरेशन ऑफ द लेंसेज, दोनों लेंसों का दरमियानी फासला निकालें, जिसको हम L से जाहिर करते थे, L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन भी निकालें। तो जी बच्चे पहला पार्ट सोल्व करते हैं। दोनों लेंसों का दरमियानी फासला L से जाहिर करते हैं। L किसके इक्वल है, तो जो करें, ये L है ना, किसके इक्वल है, Q प्लस P प्राइम। तो Q प्लस P प्राइम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Q प्लस P प्राइम दोनों को जमा करें तो L के इक्वल आता है। मसला क्या है, ना Q है, Q कहीं भी नहीं है, ये तो Q प्राइम है, Q भी नहीं है और P प्राइम भी नहीं है, P दिया हुआ है। तो भाई साहब पहले हमें Q निकालना पड़ेगा, फिर P प्राइम निकालना पड़ेगा। दोनों जब आ जाएंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो वो L आ जाएगा, दोनों लेंसों का दरमियानी फासला। गौर से सुनिएगा, Q किससे आएगा, Q आएगा ऑब्जेक्टिव लेंस से, P प्राइम किससे आएगा, आई पी से। इस चीज़ का ख्याल करना है। सो अब हम क्या करेंगे, वी फाइंड Q, मुझे Q चाहिए। Q किससे आना है, ऑब्जेक्टिव वाले से। 1/FO इज इक्वल 1/P प्लस 1/Q। Q निकालना है ना, 1/Q को लैदा कर ले, 1/FO, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, -1/P। ठीक है, 1/Q इज इक्वल टू 1/FO। FO कितना है जी, FO है 1 माइनस 1/P कितना है, P है 1.2, 1/Q, 1/1 तो 1 नहीं है, 1/1.2 कर देते हैं, 1/1.2। तो ये बच्चे आता है जी जनाब 0.8333, 4 डिजिट तक लिख लेते हैं। अब इसको माइनस कर दें, 1 माइनस 0.8333, तो ये आता है बच्चे 1/Q, माइनस करने के बाद आता है 0.1667। Q बाहर ले जाएं, 0.1667 ये नीचे आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दें, 1/0.1667, तो ये बच्चे आता है आपके पास 5.9। 5.9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ ना, तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा Q। तो एक मसला तो हल हो गया है, Q निकल आया है ऑब्जेक्टिव लेंस से। अब क्या निकालना है, P प्राइम, और P प्राइम किससे देख रहे हैं हम, आई पी से। तो P प्राइम निकालेंगे,
1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। p प्राइम निकालना है ना, तो एफ ई यूज करेंगे। एफ ई यूज करेंगे तो इधर q प्राइम, देखे ना, अगर एफ ओ लगाया था तो पी क्यू था, एफ ई है तो पी प्राइम क्यू प्राइम है। तो निकालना क्या है, पी प्राइम, इसको एक साइड पे कर लें, 1/p प्राइम 1/f ई, ये प्लस वाली इधर आके माइनस 1/q प्राइम p प्राइम। एफ ई कितना है 3, q प्राइम कितना है, तो जो करें q प्राइम -25। तो जब माइनस पुट करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, मैंने एक ही स्टेप में दोनों काम कर दिए। q प्राइम है ना -25, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एलसीएम ले लें या वही तरीकाकार लगा दें, 1/3 को डिवाइड कर दें 1/3, तो ये आ जाएगा 0.3333 प्लस 1/25 1/25, तो बचे आ जाएगा ये 0.04 1/p प्राइम। इसको जमा कर दें 0.3 आ जाएगा 0.3733, दोनों को जमा करके ये नीचे ले आए 0.3733, p प्राइम बाहर चला जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दें जी 1/0.3733, तो ये आ जाएगा बचे 2.67। तो ये p प्राइम हमारे पास आता है जनाब 2.67 को आप 2.7 भी लिख सकते हैं, तो 2.7 सेंटीमीटर p प्राइम आ गया। लो जी, दूसरा मसला भी हल हो गया, यानी कि q किससे आया, इस फार्मूले से FO से, और ये देखें ये सारा कॉलम p प्राइम के लिए था, q भी आ गया है, p प्राइम भी आ गया है, दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करवाएं तो l आ जाएगा। तो जी बच्चे, अब l निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 लगाएंगे, l इज इक्वल टू q प्लस p प्राइम। q कितना आया, ये लिखा हुआ है 6, p प्राइम कितना आया 2.7, तो 2.7 प्लस 6, तो ये आ जाएगा बच्चे 8.7। कन्फर्म कर लेते हैं जी, बिल्कुल ठीक है 8.7 सेंटीमीटर, तो यही आंसर है। तो जनाब ये पहला पार्ट सोल्व हो गया है, दोनों लेंसों का दरमियानी फासला 8.7 सेंटीमीटर। अब हमने मैग्नीफिकेशन निकालनी है, तो बच्चे आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल टू q/p 1 प्लस d/fe। q की वैल्यू कितनी है, ये हमने निकाली हुई q की 6/p की वैल्यू कितनी है, जरा तवज्जो करें, p की वैल्यू है हमारे पास 1.2, तो p की वैल्यू है 1.2, 1 प्लस d कितना है, d अब दिया नहीं ना हुआ, अगर दिया ना हो तो d होता है नियर पॉइंट 25। fe कितना है, ये देखें जरा गिवन डेटा में, fe है बेटा 3 सेंटीमीटर, तो fe है हमारे पास 3, तो m इज इक्वल टू 6/1.2, तो ये आ गया 5, 1 प्लस 3 एलसीएम आ गया 3 प्लस 25, m इज इक्वल टू 5, 28/3, 28 मल्टीप्लाई बाय 5 140/3, तो ये आता है 46.66, तो इसको हम 47 भी लिख लेते हैं। और मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली, तो मैग्नीफिकेशन आएगी 47 कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। पॉज करके नोट कर लें जी। तो जी बेटा 10.7 देखें, सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ, सोडियम लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 589 नैनोमीटर, और नैनो का मतलब आपको पता है ना 10⁻⁻⁹, इज यूज टू व्यू एन ऑब्जेक्ट अंडर अ माइक्रोस्कोप इफ द अपर्चर, बच्चे तवज्जो करें, डायामीटर को अपर्चर कहते हैं। डायामीटर कितना जी ऑब्जेक्टिव का 0.90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए
100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा फिर 0.90। 100 का मतलब 10 की पावर 2, 2 ऊपर जाके -2 मीटर, सेंटीमीटर से हम मीटर में चले गए। ये वेवलेंथ है। फाइंड द लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, अल्फा मिनिमम निकालेंगे। पहला पार्ट, यूजिंग विजिबल लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ। कहता है विजिबल लाइट, आपको याद है विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं, रोए घी बीवी, याद होगा अगर आपने पहला लेक्चर सुना है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, जिसको आप केमिस्ट्री में विब गोयर पढ़ते हैं, तो हमने थोड़ा सा उल्टा करके बीवी भी डाल दी है। बहरहाल विजिबल लाइट यूज करनी है, किस कलर की? कहता है जिस मर्जी कलर की यूज कर लो, लेकिन शर्त है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, कि रेजोल्यूशन फिर मैक्सिमम आनी चाहिए, यानी कि उसमें निकालना हमने अल्फा मिनिमम प्राइम ही है, लेकिन मैक्सिमम रेजोल्यूशन होनी चाहिए। तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन तब होगी जब वेवलेंथ मिनिमम होगी, और वो वेवलेंथ मिनिमम सबसे कम वॉयलेट कलर की होती है। तो ये दूसरे पार्ट में मैं आपको बताता हूँ, ज़रा पहला सोल्व करें बच्चे। अल्फा मिनिमम का फार्मूला आपको पता है ना, 1.22 लैम्डा ओवर डी। ये मिनिमम, ये आपने लेक्चर 1 में पढ़ा होगा शुरू में, रेजोल्यूशन वाले में। 1.22 लैम्डा कितना है? 589। नैनो का मतलब -9। डायमीटर कितना है? 0.90, सिर्फ 10 की पावर -2। अल्फा मिनिमम 1.22 मल्टीप्लाई बाय 589, 718.58, 718.58। दोनों को ज़रब देने से डिवाइडेड बाय 0.90, इन दोनों को ज़रब दे दी, इससे तकसीम कर देंगे। 10 की पावर को लहदा कर ले, -2 -9 -2 ऊपर जाके +2 डिवाइड कर दें जी। 0.90 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे ये आपके पास आता है मिनिमम एंगल 798.4, ज़रब 10 की पावर -9 +2 -7। डेसिमल का रूल ये है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। 7.9 कितने डिजिट मूव किया आपने? 2 डिजिट, राइट से लेफ्ट, +2 -7। 7.9 को 8 लिख सकते हैं, जिनकी बेस सेम वो पावर ऐड हो जाती है। +2 -7 -5। एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। अल्फा एंगल ही है ना, इसके 3 यूनिट होते हैं, डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन। रेडियन ऐसा यूनिट है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। आप इसको पॉज करके नोट करेंगे, पॉज करके नोट कर लें। फिर उसके बाद हमने अल्फा मिनिमम प्राइम भी निकालना है। अब मैं इधर ही चेंजिंग करूंगा, आपने नोट कर लिया होगा ना, नहीं नोट किया तो पॉज करें, नोट कर लें। दूसरा पार्ट जरा देखें, कहता है जी विजिबल कलर आपने यूज करना है। अब जरा इधर मैं आपको बता देता हूं, जो विजिबल कलर होता है ना बच्चे, वो वाइट कलर होता है और उसमें 7 कलर होते हैं, रोए गी बीवी। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है 700 नैनोमीटर, और वॉयलेट की होती है 400 नैनोमीटर। और आपने रेजोल्यूशन का फार्मूला पढ़ा हुआ, R = अल्फा मिनिमम। रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा तब होगी जब एंगल सबसे कम होगा। बात समझ आई? रेजोल्यूशन का एंगल के साथ इनवर्स है। उसने कहा था विजिबल लाइट यूज करें किसी भी कलर की, एनी वेवलेंथ, हाई रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ज्यादा कब होगी? जब एंगल कम होगा। एंगल कम कब होगा? जब वेवलेंथ कम होगी, और सबसे कम वेवलेंथ तो वॉयलेट की है। तो जनाब दूसरे पार्ट में वॉयलेट कलर की वेवलेंथ यूज करेंगे, बस इधर लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो देखें वॉयलेट कलर की 400 नैनोमीटर फॉर वॉयलेट कलर। तो गिवन डेटा में लिख देता हूं, लैम्डा ब्रैकेट में लिख लेते हैं वॉयलेट कलर, ठीक है, इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर। इसको लैम्डा प्राइम कह देता हूं ना, ये लैम्डा, तो ये लैम्डा प्राइम है, इधर लैम्डा प्राइम, अल्फा मिनिमम प्राइम। बस अब ये इधर थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। 1.22 मल्टीप्लाई बाय 400 ये वेवलेंथ है। 1.22 मल्टीप्लाई बाय 400 ये आ जाएगा 488। बाकी सारा वही है, इसको डिवाइड कर देंगे 0.90 से, तो ये आ जाएगा जनाब 542 पॉइंट, तो इधर चेंज हो जाएगा
हाँ जी, क्या आ जाएगा 542.22, डेसिमल मूव कर दें तो ये 5.42, बाकी ये तरीकाकार सारा वही है, +2 -7, तो ये 5.4 10 की पावर -5 रेडियन। इधर मैं प्राइम डाल देता हूँ, यानी कि चेंज आया ना उसमें कुछ, बाकी तरीकाकार सारा वही है, बस लैम्डा की वैल्यू चेंज हुई है, तरीकाकार सारा वही है। पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा आपको पता है ना 7 न्यूमेरिकल हो गए, 8वां मैंने आपको पहले करवा दिया था, 9वां देखें। ये आखिरी 2 ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड हैं। ऑप्टिकल फाइबर पे बड़ा अच्छा लेक्चर मैंने पूरा दिया हुआ है और एक ही लेक्चर के अंदर पूरी ऑप्टिकल फाइबर मैंने पढ़ाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को ज़रूर सुने। ग्लास लाइट पाइप इन एयर विल टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट अ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने समझा हुआ है। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जी बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी, जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, वो कितना है जी 39 डिग्री। तो थीटा सी कितना बचे 39 डिग्री। व्हाट इज द मिनिमम एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि क्रिटिकल एंगल दिया है और क्रिटिकल ही पूछा हुआ है। मैं बताता हूँ थीटा सी प्राइम। इफ द पाइप इज इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33 और इसका कोई यूनिट नहीं होता। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ नहीं आया तो मैं इसका उर्दू में तर्जुमा से कर देता हूँ। कहता है ये इस पॉइंटर को आप समझ लें, ये एक वायर है, ये ऑप्टिकल फाइबर है और इसका इंटरनल कोर किसकी बनी होती है, शीशे की, ग्लास की। कहता है कि अगर ये फाइबर एयर में है, हवा में है, तो क्रिटिकल एंगल है 39 डिग्री। अगर मैं इसी ऑप्टिकल फाइबर को पानी में डाल दूं तो क्या क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा? तो वो देख लेते हैं। अब आप न्यूमेरिकल समझ आ गया ना। तो पहले हम करते हैं जी, हेडिंग में लिखूंगा मैं ग्लास एयर, यानी कि पहले आपकी वायर कहाँ पे है, हवा में, पहले हवा में, ठीक है। तो बच्चे स्नेल्स लॉ आपको आता है, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको याद होगा। तो क्या होता है बेटा, n1 साइन थीटा 1, n2 साइन थीटा 2। अब n1 से क्या मुराद है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 से एयर का। अभी आपकी फाइबर हवा में है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया ही नहीं हुआ, तो n1 एज इट इज रहने देंगे। साइन थीटा 1 की जगह पे क्या लिखूंगा, थीटा सी। n2 किसका है, एयर का, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और थीटा 2 90 डिग्री। याद रखिएगा बच्चे, अगर आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझा हुआ है, अगर दूसरी रे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बनाए, उस वक्त जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है ना, उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब ये टॉपिक हमने पूरा समझा हुआ है। n1 साइन थीटा सी, साइन 90 तो 1 होता है, तो 1 × 1 1 नहीं आ जाएगा। n1 साइन थीटा सी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो n1 थीटा सी कितना है जी 39 डिग्री, 39 डिग्री। तो 1 साइन 39 हम निकाल लेते हैं। तो बच्चे साइन 39 आया जी 0.6293। अब इसको 1 से डिवाइड कर दें, 1/0.6293, तो ये आता है 1.5, कितना आता है बच्चे 1.589 है, तो जिसको मैं 1.59 भी लिख सकता हूँ। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है n1 को हमने क्या कहा था, ग्लास का। अब ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना ज़रूरी क्यों है? अभी हमारी फाइबर कहाँ पे थी, हवा में। तो अब उसी वायर को, ये समुद्रों के अंदर भी डलती है ना, इस पे इंटरनेट चलता है। तो कहता है अगर मैं उसी ऑप्टिकल फाइबर को पानी में डाल दूं, तो पहले मैंने क्या हेडिंग लगाई थी, ग्लास एयर। अब मैं क्या लगा रहा हूं, ग्लास वाटर। अब मैं ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 कहूंगा और पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2। तो फिर लगाएं जी, स्नेल्स लॉ लगाएं, n1 साइन थीटा 1, n2
साइन थीटा 2। N1 किसका है? ग्लास का। और ये देखें ग्लास का हमने निकाला है 1.59। पहले हमने थीटा 1 को क्या कहा था? थीटा 1 को थीटा सी। अब मैं थीटा 1 को कहूँगा थीटा सी प्राइम। और यही तो उसने पूछा है कि अगर मैं फाइबर को पानी में डाल दूँ, N2 किसका है? पानी का। तो अब पानी का कितना है? N 1.33 और क्रिटिकल एंगल बनता ही तब है जब दूसरी रे कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री का। साइन थीटा सी प्राइम साइन 91 होता है 1.33 1.59 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 1.33 डिवाइडेड बाय 1.59। तो इसको डिवाइड करके आता है बच्चे साइन थीटा सी प्राइम इज इक्वल टू 0.8364। और आपको पता है ना साइन उधर जाके क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 0.8364। इसका आप साइन इनवर्स ले लें तो बच्चे ये आंसर आता है आपके पास 56.7। तो जिसको आप राउंड ऑफ करके ना 56.7 को 57 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ आया। अगर आपको ये न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, लगाना स्नेल्स लॉ ही है। ये स्नेल लॉ की इक्वेशन आपको याद है। बस पहले आपने याद रखना है ग्लास एयर जब आपकी फाइबर हवा में है, फिर आपने उसी वायर को ले गया पानी में, तो फिर आपने याद रखना है ग्लास एयर ग्लास वाटर। दो हेडिंग याद रख लें, एक को N1 कह लें, एक को N2। स्नेल लॉ लगाना है। तो जब वो फाइबर हवा में थी तो क्रिटिकल एंगल था 39। जब वही फाइबर हम पानी में ले गए तो वो 39 से 57 डिग्री हो गए, एंगल बढ़ गए पानी में जाने से। तो जनाब पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा 10.10। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? कोर एंड क्लैडिंग, एक को N1 कह दें, एक को N2। कोर का कितना है बेटा? 1.6। क्लैडिंग का कितना है? 1.4 रिस्पेक्टिवली। बिल तरतीब कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। क्या क्या कैलकुलेट करना है जी? क्रिटिकल एंगल थीटा सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और फिर क्या कैलकुलेट करना है? द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द एयर। हवा के अंदर थीटा आई इंसिडेंस एंगल कैलकुलेट करना है। ऑफ अ रे विच इंटर द फाइबर, कि कितने एंगल पे वो लाइट फाइबर के अंदर इंटर हुई है। इज इंसिडेंट एट द क्रिटिकल एंगल ऑफ द इंटरफेस। तो वजह करें, इस न्यूमेरिकल को मैं समझाने के लिए ना आपको बताता हूँ। इसके लिए आपने ना पहले तो डायग्राम समझे। ये बच्चे ऑप्टिकल फाइबर है ना, ये है उसकी कोर। ये क्या है? कोर। और ये जो बाहर वाली सरफेस है ना, ये है क्लैडिंग। ये मैं आपको थोड़ी सी समझाने के लिए ओपन डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ी सी खुली करके। ये कोर है ना, तो उसके बाहर वाली लेयर क्या है? क्लैडिंग की। तो वो जो करें, लाइट आती है एयर से, ये एयर है ना आपकी, एयर से लाइट आती है, इधर टकराती है और ये नॉर्मल है, और इधर इस तरह यूं बेंड हो जाती है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे। एयर से आई किस में गई? कोर में। और ये कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री है। इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के 3 स्टेप्स हैं। तो 3 स्टेप को अंदर आप समझेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे? हम कोर क्लैडिंग बाउंड्री को सोल्व करेंगे। कोर क्लैडिंग, और कोर क्लैडिंग को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा सी, यानी कि ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा सी। दूसरे स्टेप के अंदर हम थीटा आर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा सी। तीसरे स्टेप के अंदर हम क्या निकालेंगे? एयर कोर। तो उसमें हमारे पास थीटा आई आ जाएगा। और हमने निकालना क्या है? थीटा सी निकालना है और थीटा आई। थीटा सी आपके पास क्रिटिकल एंगल आएगा जब आप कोर और क्लैडिंग को सोल्व करेंगे। कोर, दिस इज कॉल्ड अ कोर, और ये बाहरी वाली सरफेस क्या है? क्लैडिंग। तो बस आपको ना मेरी बात सुने, अगर ये न्यूमेरिकल मुश्किल लग रहा है तो बस ये 3 स्टेप आपने याद करने हैं। कोर क्लैडिंग से थीटा सी आएगा और एयर कोर से
थीटा आई आएगा। तो पहले कोर क्लैडिंग लगाते हैं। स्टेप वन अप्लाई करते हैं, कोर और क्लैडिंग। तो बच्चे स्नेल ला आपको आता है ना, N1 साइन थीटा 1, N2 साइन थीटा 2। N1 की वैल्यू ये दी हुई है 1.6 साइन थीटा 1 की जगह पे कोर क्लैडिंग से क्या आएगा, थीटा सी और N2 की वैल्यू 1.4। और आपको पता है ना कि क्रिटिकल एंगल बनता ही तब है, ये वाला क्रिटिकल एंगल नॉर्मल के साथ, जब रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो साइन 90 तो 1 होता है, साइन थीटा सी साइन 90 1 है, 1.4 1.6 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1.4 डिवाइडेड बाय 1.6, 1.4 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 0.875 साइन, उधर जाके साइन इनवर्स 0.875। तो शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे, साइन इनवर्स आ गया बच्चे 61 डिग्री। लो जी, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया कि जो आपकी लाइट रे इंटर होगी ना कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री के साथ, ये वाला एंगल ये 61 डिग्री बनेगा, 61। तो जब आपके पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा उसको 90 में से माइनस कर दें। दूसरा पार्ट तो बहुत ही आसान है, 90 डिग्री माइनस 61, तो थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा सी ना, थीटा सी तो 61 है, तो 90 माइनस 61 ये आ जाएगा बच्चे 29 डिग्री। थीटा आर, ज़रा तवज्जो करेंगे, ज़रा यहाँ से थोड़ा सा जूम करके दिखा दें बच्चों को। अगर ये वाला लाइट रे कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री के साथ 61 डिग्री का एंगल बनाती है ना नॉर्मल के साथ, ये वाला, तो बाकी ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये वाला जो नॉर्मल क्लैडिंग की बाउंड्री के साथ, ये थीटा आर है, ये 29 डिग्री है। ये थोड़ा सा जगह थोड़ी सी कम होने की वजह से, तो ये 29 है, तो 61 29 90 डिग्री बनता है ना, टोटल 29 है। तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 61 डिग्री और ये जो रिफ्रैक्ट हुई 29, तो कोर और क्लैडिंग के साथ थीटा सी आ गया और थीटा आर तो हमने निकाल लिया ना। अब एयर कोर लगाएंगे, एयर कोर स्टेप 3। तो ये स्टेप 1 था और ये वाला स्टेप 2 था। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 कहाँ पे अप्लाई करना है, एयर और कोर पे। स्नेल ला लगा दें, N1 साइन थीटा 1, N2 साइन थीटा 2। तो N1 किसका है, अब N1 हवा का है, N2 कोर का है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है, साइन थीटा 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, थीटा आई, इंसिडेंट एंगल। अब एयर कोर का मतलब है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, कोर का कितना है, जरा देखें। ये कोर का था बच्चे, ये कोर का था और ये किसका था, क्लैडिंग का। यानी कि जिसको मैं पहले N1 कह रहा था, अब वो N2 के तौर पर यूज होगा। कोर का 1.6 पहले N1 था ना इस केस में, अब एंड वाले तीसरे केस में वही कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 के तौर पर यूज होगा 1.6। और साइन थीटा 2 कितना है, ये वाला, ये जो थीटा आर हमने निकाला है रिफ्रैक्टिव 29 डिग्री, तो 29 1 साइन थीटा आई 1.6 साइन 29 डिग्री निकाल लेते हैं, साइन 29, तो ये बच्चे आता है 0.4848। इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1.6 से, तो बच्चे साइन थीटा आई कितना आता है जी, 0.7756। साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.7756
तो ये आ जाएगा बच्चे थीटा आई 50.8 आता है तो ये 51 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि जब एयर से कोर में जाएगी तो वो 51 डिग्री का एंगल बनाएगी। एक का आंसर 61 है, एक का 51 है। तो आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो जी बेटा, आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए हैं चैप्टर 10 के। तो अब आपको फर्स्ट ईयर के पूरे चैप्टरों के 1 से लेके 11 तक सारे चैप्टरों के न्यूमेरिकल आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और थ्योरी भी सारे चैप्टरों की आपको इंशाल्लाह सारी अपलोड हो चुकी है। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। लेक्चर के बारे में फीडबैक अपना ज़रूर देते रहें, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।